नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो लगातार इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज आपको इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि जहां जहां पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही थी या जिसको लेकर मीडिया का एक धड़ा आप तक खबरें पहुंचा रहा था कि गठबंधन नहीं हो पा रहा है, बिखर रहा है, उन तमाम जगहों पर अब न सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है बल्कि इन पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। ताजा खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का अलायंस होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की खबरें अभी तक आई हैं, वहां सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत लगभग तय हो गई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 और पीडीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और लगभग ये फॉर्मूला फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कल आपने तस्वीरें देखी थी आगरा से, वो अभूतपूर्व तस्वीरें जिनको मैंने ग्राउंड रिपोर्ट से आप तक पहुंचाया था कि कैसे बड़ी तादाद में लोग वहां पर जुड़े थे। ना सिर्फ बड़ी तादाद में बल्कि एक तरह की दीवानगी वहां पर लोगों में देखने के लिए मिल रही थी। जिस तरह का हुजूम वहां पर था वो अप्रत्याशित था। एक झलक पाने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की लोग बेकरार थे। लोगों का एक ऐसा समंदर वहां पर देखने के लिए मिल रहा था कि मानो जैसे लोग इंतजार में बैठे हुए थे कि कब इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है, औपचारिक ऐलान होता है और वो इसको हाथों हाथ लें। वहीं दूसरी तरफ जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूं, वो तस्वीर जो है वो बिहार की भी है। बिहार में आप ये देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आज सुबह की है जो अभी फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रात 2 बजे तक तेजस्वी यादव सड़कों पर थे। उनको ये यात्रा पहले वाइंड अप करनी थी, लेकिन जिस तरह से जन समर्थन उनको मिला, वो इस यात्रा को खत्म, उस दिन की यात्रा को खत्म नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें सुबह यात्रा फिर से रिज्यूम करनी थी। जहां जाते हैं वहां पर इतनी बड़ी तादाद में युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि संजीवनी मिली है तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार ने जो गठबंधन को खत्म किया और वो पलटू राम एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए, तो तेजस्वी यादव को एक संजीवनी मिल गई। उनको अपनी ताकत का एक बार फिर से एहसास हुआ है और शायद हाथ मलते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर नहीं जाते तो शायद ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है या जो यात्रा तेजस्वी ने शुरू की है वो शायद उस पैमाने पर नहीं हो पाती। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और हर जगह पर एक तरह से ये बिल्कुल तय होता हुआ फॉर्मूला नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन किस तरह से आगे लड़ने के लिए जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो है उनमें भी एक तरह का गठबंधन जो है वो हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक सीट जहां पर उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी, कैंडिडेट लड़ेगा तृणमूल कांग्रेस का, तो वहीं एक सीट समाजवादी पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिल सकती है। और वहीं आपको पता ही है कि 5 सीटें जो है कांग्रेस को देने की बात भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो रही है। आपस में ये फॉर्मूला जो है वो सेट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो एनडीए गठबंधन जो है उसमें अभी कोई फॉर्मूला सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ एक तरह का बिखराव जो है वो नजर आ रहा है। शायद एनडीए गठबंधन और बीजेपी को ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सिर्फ ये कह देने भर से 370 और 400 पार की जो बात कर रहे हैं ये आंकड़ा हासिल कर लिया जाएगा। जहां एक तरफ ये युवा चेहरे, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, राहुल गांधी खासतौर पर बात करूंगी, और तेजस्वी यादव की, जमीन पर उतरकर जमीनी मुद्दे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, किसानों के मुद्दे हो, बेरोजगारी हो या फिर महंगाई हो, जातिगत जनगणना हो, पीडीए का मामला हो, ये तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही हमारे प्रधानमंत्री जिनके लिए 18-18 घंटे वो काम करते हैं, इस तरह का शिगुफा मीडिया की तरफ से छेड़ा जाता रहा है। तो वो आपने देखा था कि कल का पूरा इवेंट किस तरह से वो पानी के अंदर भी अपना पूरा इवेंट करते हुए वो नजर आ रहे थे। वो तस्वीरें आपने देखी थी, वो पूरा फोटोशूट आपने देखा था जो टैक्स पेयर के पैसे से किया जा रहा है। अभी सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से अभी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी में 2 बीएसपी के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पहले खबर ये थी
कि जौनपुर से जो सांसद हैं बीएसपी के श्याम सिंह यादव, वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। कल वो वहां पर मौजूद थे आगरा में, हालांकि वो उस यात्रा का हिस्सा नहीं हो पाए थे क्योंकि जौनपुर सीट जो है अब समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, बल्कि ये पक्की बात एक तरह से कही जा रही है कि श्याम सिंह यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ या तो हो सकते हैं या फिर एक तरह से वो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ज्वाइन करें और समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर वो चुनाव लड़े, ऐसा भी हो सकता है। और उसके साथ साथ गुड्डू जमाली जो कि आजमगढ़ से आते हैं, बीएसपी के नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। लगभग इसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है, औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। तो क्या बीएसपी की मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं? इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या आरएलडी फंसती हुई नजर आ रही है बीजेपी के साथ जाकर, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि वो इस गठबंधन में है भी और नहीं भी है, क्योंकि जिस तरह से भारत रत्न का ऐलान किया गया था उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल जीत लिया, लेकिन उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि लगातार जो जैन सिंह जो है वो लगातार जो है आपको गायब ही नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उनको लग रहा था कि एक जोर शोर शराबे के साथ एक बड़ा इवेंट करके शायद उनको पार्टी में के साथ गठबंधन करके वो उसका ऐलान किया जाएगा, वो तमाम चीजें देखने के लिए नहीं मिली है। और हमने देखा कि अलीगढ़ में किस तरह से आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक तरह से बगावत की और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा ना सिर्फ बने बल्कि पोस्टर बैनर सब कुछ लगा के उसका स्वागत किया। तो क्या बीएसपी और आरएलडी में किसी तरह की बगावत हो रही है और क्या आरएलडी के भी कुछ नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और क्या उनका दामन थाम सकते हैं? ये तमाम खबरें हैं क्योंकि आप ये देखिए कि लगातार 370 और 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, आखिर ये कैसे हासिल की जाएंगी? 80 में से 80 सीटों की बात जो उत्तर प्रदेश में की जा रही है, 62 सीटें फिलहाल बीजेपी के पाले में हैं, तो यहां पर एक गुंजाइश बचती है। लेकिन क्या ये जो गठबंधन और लगातार जो दूसरे दलों के नेता हैं वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो दामन थाम रहे हैं, क्या बीजेपी के इन अरमानों पर पानी फिर जाएगा? फिलहाल किस तरह की स्थिति इंडिया गठबंधन और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि बात करना बेहद जरूरी है और आप तक एक रियलिस्टिक पिक्चर पहुंचाना बेहद जरूरी है कि जमीनी हकीकत क्या है और टीवी और चैनल्स के और मीडिया के एक धड़े में आपको क्या दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को लेकर आइए। मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रोफेसर रविकांत हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपको लगातार उनको तमाम टीवी चैनल्स और तमाम जगहों पर प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर रविकांत जी। ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और जाना माना चेहरा है, आप उनको भी लगातार देखते रहे हैं। ओम सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। और राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें लगातार देखते रहे हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। शुरुआत में प्रोफेसर रविकांत आपसे करना चाहूंगी, कल की तस्वीरें आपने देखी, उसके बाद ये खबर कि श्याम सिंह यादव और गुड्डू जमाली दोनों ही जो है वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि श्याम सिंह यादव जो हैं उनकी मुलाकात 10 जनपद पर राहुल गांधी से हुई थी, तब से ही ये कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन वो सीट जौनपुर की जहां से वो आते हैं, जो उनके जहां से वो जीते हैं, वो अब समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई। तो अब खबर यह है कि हो सकता है कि ये एक फॉर्मूला सेट किया जाए कि शायद वो कांग्रेस ज्वाइन करें लेकिन समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर वो चुनाव लड़ें। गुड्डू जमाली जो कि आजमगढ़ से आते हैं, एक बड़ा चेहरा है और बीएसपी में रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। आरएलडी में पूरी तरीके से फूट की खबरें हैं और अलीगढ़ से वो आई तस्वीरें तो हमने देखी ही वहां पर कि किस तरह की वो तस्वीरें थी। तो ऐसे में फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या लग रही है? क्योंकि हमें यह भी समझना चाहिए प्रोफेसर विकांत जी कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो तकरीबन 20% यहां से मुसलमानों की इसमें आबादी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां से 30 से 35% मुसलमानों की आबादी है, जो एक टर्निंग पॉइंट है। और वहीं अगर हम इधर ईस्ट की तरफ चले जाते हैं, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन तमाम जगहों पर जाएं तो वहां पर भी एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो विन और लूज का की स्थिति में है, कि वो जीत हार का फैसला करने की स्थिति में है। तो अभी फिलहाल ये गठबंधन हुआ है आरएलडी और बीएसपी के, ये जिस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं नेता, अभी आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है?
देखिए बुशरा जी, ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे देश की तस्वीर यही बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि गठबंधन होगा, इंडिया अलायंस मजबूत होगा। मैं समझता हूं कि अभी भी इंतजार है मायावती का। और मेरे भीतर पता नहीं क्यों ये अभी भी भरोसा है कि आचार संहिता लगने के बाद वो कोई अपना कदम उठाएंगी। बहरहाल अभी जो हुआ है उसमें ही इस देश की जो जनमानस है वो इंडिया अलायंस के साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तस्वीर ने वो आगरा में या आगे भी आप देख रहे हैं कि जहां वो कल राजस्थान पर राहुल गांधी पहुंचे, इसके पहले मणिपुर से होते हुए ये यात्रा जो आई है, जिस तरह से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, उससे सीधे तौर पर इस देश का जो इकोसिस्टम बना है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। खास करके राहुल गांधी, खड़गे जी, उन सब की जो लोकप्रियता है, संघर्ष है, वो इस देश को सीधे तौर पर एक तरफ तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान और लोकतंत्र को मिटा देना चाहते हैं। इसीलिए उस लड़ाई के साथ जो बचाने की लड़ाई है उसमें इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब जुड़ता जा रहा है। और जिन दो हिस्सों की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी, ये दोनों ही बेहद खास हैं इस लड़ाई के लिए, जहां पे मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में है। और मैं इसमें अगर दलित आबादी को भी जोड़ लूं, 21.5% दलित आबादी है उत्तर प्रदेश में, 18 से 20% मुस्लिम आबादी है। और ये और अति पिछड़ा भी अगर इसमें जुड़ता है, और पिछड़ा तो है ही अपर ओबीसी, तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जहां से नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि हम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की जो कमी हो रही है उसकी भरपाई यूपी से कर लेंगे, जो हुजूम है लोगों का, वो ये कह रहा है कि अब संभावना नहीं है। और नरेंद्र मोदी अब शिकस्त खाते हुए अपने गढ़ में भी दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो दोनों लोगों की जुगलबंदी है, अखिलेश और राहुल गांधी की, ये बेहद खास है। ये न सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए बल्कि इंडिया के लिए, इस देश के लिए भी बहुत महत्व ये जुड़ाव और जुटाव दिख रहा है, जो निश्चित तौर पर बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है। और खुद मैंने देखा था कि किस तरह की दीवानगी लोगों में थी कल जब ये जोड़ी वहां पर नजर आई थी, और एक नजर पर देख लेना भर चाहते थे लोग वहां पर। और जहां से ये जिस तरह से ये यहाँ पर भाषण हुआ इन दोनों नेताओं का, पहले भीमराव अंबेडकर जो है उनकी प्रतिमा वहां पर, उसको माला अर्पण वहां पर की गई, और उसके बाद एक तरह से हाथ में वो बाबा भीमराव अंबेडकर जो है उनकी तस्वीर हाथ में थी, किसी ने गिफ्ट उनको की थी। जय भीम के वहां पर नारे भी लगे, पीटीए की बात की गई वहां पर, जातिगत जनगणना और जातिगत बराबरी की वहां पर बात की गई, उन समीकरणों की बात की गई। आगरा की सीट, जाहिर सी बात है कि वो सीट जहां से ये यात्रा, और इस यात्रा में जो अखिलेश यादव जो शामिल हुए, वहां से एक तरह का बिगुल जो फूका है, वो एक आरक्षित सीट है, और जाहिर सी बात है वहां से इस तरह का मैसेज देना बेहद महत्वपूर्ण था। ओम सैनी जी, आप फिलहाल इंडिया गठबंधन की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? अभी जम्मू कश्मीर से खबर है कि वहां पर भी पूरी तरीके से समीकरण जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये एक फॉर्मूला जो है पूरा सेट हो गया है, औपचारिक ऐलान भर रह गया है, वो हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति सुधरती हुई वहां पर नजर आ रही है। अगर इधर देखते हैं तो दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, जहां आम आदमी पार्टी का स्टेक है, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरीके से बात सेट हो ही गई है। कल की ये तस्वीर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उसके अलावा तेजस्वी यादव की बात करें तो वो बिल्कुल अलग तरह की वो यात्रा पर है। वहां जो जिस तरह का जलवा उनका देखने के लिए मिल रहा है, उसने नींदें उड़ा रखी हैं बीजेपी की, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है वहां इस इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत ऑलमोस्ट वहां पर फाइनल हो गई। वहां किसी तरह का कोई भी मन मुटाव या कोई भी इस तरह की चीजें, सबसे कंफर्टेबल है वहां पर इंडिया गठबंधन। और बाकी राज्यों में भी लग रहा है कि धीरे 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 जी बात बनती हुई जो है वो नजर आ रही है। जी जी, लगता है मैंने करिश्माई राजनीति देखी है श्रीमती गांधी की। और सन 70 के जब
गरीबी हटाने के स्लोगन के साथ में उन्होंने की थी। तो उससे पहले वो जब सिंडिकेट इंडिकेट के युद्ध में भी विजयी हो गई थी, जिनको गूंगी गुड़िया कह करके और सिंडिकेट के लोग मजाक उड़ाते थे, उनको जो सबक मिला, उसके बाद से शब्द चला राजनीति में करिश्माई राजनीति का। तो करिश्माई राजनीति उस वक्त देखने को मिली। उसके बाद में करिश्माई राजनीति फिर प्रकट हुई सन 77 में, और फिर हमने जनता पार्टी के बनाने के साथ में और फिर देखा। लेकिन फिर इंडिविजुअल के पास में करिश्माई राजनीति आती है, और 80 के अंदर फिर हम देखते हैं कि मिसेस गांधी कैसे होती है। तो उसके बाद में ऐसा स्वरूप दिखा नहीं है राजनीति का, और इतनी साफ सुथरी किस्म से वैचारिक रूप से जो चीजें डेवलप हुई हैं इस इंडिया गठबंधन के साथ में, ये उस वक्त में हुई थी। वरना तो ये जो देश को बांट करके बहुसंख्यक अल्पसंख्यक तरीके से, या कहीं पर ओबीसी और दलितों के और कहीं अल्पसंख्यकों के, और इनके कम्बिनेशन के साथ में जो दो लोगों ने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो एक पूरे देश को बांटने का सिलसिला किया, वो जो बिहार में मात खाई है, उसके बाद में जो मणिपुर से पहले तो मोहब्बत की दुकान से सारा सिलसिला चला, जो पहली यात्रा राहुल जी ने किया, और दूसरी ये जो अभी चल रही है न्याय यात्रा, वो जिस तरीके से जैसे जैसे उत्तरी भारत में आगे पहुंच रही है, जो हम तक पहुंच चुकी है, धौलपुर तक आ गई है, और धौलपुर में भी करिश्माई वो सिलसिला देखने को मिला है। तो मुझे लगता ये है कि एक ऐसा सैलाब है ये इसको हिमालयन ट्रेक पे जो लोग जाते हैं उनको मालूम है कि अविलांस कैसा होता है। जो भी रास्ते में आता है सब तोड़ फोड़ के सब हटा देता है, हर जैसा जो कुछ नजर आता है उसके बिल्कुल अलग किस्म का दृश्य बनता है। वैसा ही मुझे इस राजनीति का दृश्य बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब वो दिन गए जब ये चैनल जो लेकर के बैठे, और जिस तरीके से, जैसे धौलपुर की कल कथा किसी ने नहीं दिखाई, बहुत छोटा सा छपा है और बहुत छोटा सा, आप लोगों ने तो आगरा जाके स्वयं देख लिया और आज आप दिखा रहे हैं, लेकिन धौलपुर में जो हुआ वो उसको किसी ने दिखाया नहीं। यहाँ के रीजनल पेपर्स ने भी बड़ा हल्के से उसको लेकर के छापा है, बड़े मरे मन से। तो लगता है कि जैसे इनके अपने कमिटमेंट पहले तय है उन सारी बातों का। लेकिन जैसा मुझे लगा है, और जैसा ये यात्रा वापस प्रारंभ होगी धौलपुर से, तो फिर और लगेगा। और मुझे लगता है कि अब वो सिलसिला खत्म हुआ है जो आप बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर का एक शक था, और ममता जी का भी एक शक है जिसको कि साफ किया जाना चाहिए। और बीएसपी जो खामोश बैठी हैं वो क्या अपना अडेप्ट करेंगी। जैसे प्रोफेसर बोल रहे हैं कि वो भी शायद इंतजार में है कि किसी बेहतर उसमें हो जाए। जयंत के तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो गलती उन्होंने की है, तो दिल जितवाया था, अब वो बिल्कुल दहाड़ मार करके और पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो कुछ सारे लोगों को समझ में आ रहे हैं, उनके खुद के लोग छोड़ करके और इसके साथ में इंडिया गठबंधन के साथ में शामिल हो रहे हैं। तो नेचुरली ये सारे जितने भी इस तरह के धड़े हैं वो सब एक तरीके से बिखर करके और इंडिया में समाहित हो रहे हैं। एनडीए का जो एक बनाया हुआ खाका और वो सारा बड़ा कमजोर हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। कल प्रधानमंत्री सागर में डूब करके जैसे अपने फोटो शूट करवा रहे थे उससे लगता है कि बिल्कुल उनका तो शायद कुछ अलग ही हाल है, वो आगे वो और बदहाल होता चला जाएगा, ऐसा उम्मीद है। जी बिल्कुल। और वो तस्वीरें सबने देखी, वो इवेंट सबने देखा, और वो इवेंट में बिजी हैं। उनको शायद ये गुमान हो चला है या अहंकार उनको है कि सिर्फ उनके नाम पर सब कुछ बदला जा सकता है। वो बड़ी बड़ी बातें मंच से करें, अलग अलग जगहों पर रैलियां करें, बड़ी बड़ी घोषणाएं करें और अलग अलग इनॉग्रेशंस करें, क्योंकि इलेक्शन का ये चुनावी साल है। एक कुछ ही वक्त बचा है, जब औपचारिक ऐलान तारीखों का कर दिया जाएगा, तो उससे पहले जितनी घोषणाएं वो कर सकते हैं वो सब कुछ करने में लगातार वो लगे हुए हैं। लेकिन राहुल लाल जी, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता, खासतौर पे जो युवा चेहरे हैं, चाहे तेजस्वी यादव की बात करूं, राहुल गांधी की बात करूं, पीडीए यात्रा अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, लेकिन दो तस्वीरें जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसकी तस्वीरें। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितनी मेहनत राहुल गांधी ने की है उतनी मेहनत तो शायद किसी नेता ने 10 साल में नहीं की है, जब से उनकी भारत जोड़ो 1 और भारत जोड़ो 2 यात्रा अभी जो फिलहाल चल रही है वो उसमें उन्होंने की है। लगातार वो सड़कों पर ही है और सिर्फ संवाद कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात को वहां पर रख रहे हैं। दूसरी तरफ
अगर हम एनडीए की बात करते हैं, हम बीजेपी की बात करते हैं, तो वहां पर सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है। अभी भी आप ये देखें कि किस तरह से मधु कोड़ा की जो पत्नी है उनको बीजेपी में शामिल कराया गया है। लगातार इसी तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं, अलग अलग दलों के नेता हैं, उनको शामिल कराया जा रहा है। पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, पार्टियों को बांटा जा रहा है, पार्टियों को अपने साथ शामिल किया जा रहा है, नेताओं को अपने साथ शामिल किया जा रहा है। तो इस तरह से ये बीजेपी तैयारी कर रही है इलेक्शन की। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाकर तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आप इन दोनों तैयारियों में किस तरह का फर्क देखते हैं और किसकी तैयारी फिलहाल भारी पड़ती हुई नजर आ रही है आपको? दूसरा जी, देखिए, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में आखिरी चरण में थी, हम लोगों ने वो तस्वीर देखी थी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, जहां पे तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे। और कल हम लोगों ने वो तस्वीर, जो कि आप आगरा में मौजूद थी, हम लोगों ने भी देखा कि जब वहां पे राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव आते हैं, एक कैसा करंट था। वो जो करंट था, वहां पे जो एनर्जी दिखाई दे रही थी, वो एनर्जी केवल कार्यकर्ताओं की एनर्जी नहीं थी, वो एक जन सामान्य की इच्छा भी प्रकट हो रही थी। आप खुद सोचिए कि कितनी ज्यादा भीड़ थी कि आपका संपर्क कट जा रहा था डीबी लाइव से। दूसरा जी, बार बार आप भीड़ में खो जा रही थी। तो वो तमाम स्थितियां हम लोगों ने देखी कि कल दिन भर जो परिस्थितियां चल रही थी तमाम दूसरी जगह पे, तो कहीं न कहीं ये चीजें दिख रही है कि टीम इंडिया का गठन नेताओं ने अपने मन से नहीं किया है। एक तरह से यहां पे तमाम पार्टियों के ऊपर जनता का भारी दबाव है। यही कारण है कि वो रणनीति कब किस गठबंधन के साथ कब होना है, कब वो सार्वजनिक होना है। सोचिए कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं, नवंबर दिसंबर से ही खबरें आ रही थी कि दिल्ली में 4 सीट पे आम आदमी, 3 सीट पे जो है कि वो कांग्रेस का गठबंधन होगा। अंततः देखिए यही सीटें आई। जम्मू कश्मीर को लेकर भी जो आप आंकड़े दे रहे हैं, उसी सीट पे हम लोग पिछले कम से कम 2 महीने से हम लोग सुन रहे हैं। तो वो एक गठबंधन ने अपनी रणनीति बनाई है कि उसको कब आउट करना है, लेकिन गठबंधन के सीट शेयरिंग के मामले पर कोई तरक्की नहीं थी, प्रगति नहीं थी, ऐसी स्थितियां नहीं। और गठबंधन बिल्कुल अपने सही दिशा में गति में चल रहा, जिनको इससे निकलना था वो निकल के भी किस परिस्थिति में है। नीतीश कुमार निकल के गए हैं तो वो कहां पे हैं, और हम लोग जयंत चौधरी जी को देख ही रहे हैं। अब तो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में ऐसा है कि राहुल जी, स्थितियां ये हुई कि किसान आंदोलन में जयंत चौधरी जी के हवाई जहाज का लैंडिंग नहीं होने दे रहा है बीजेपी में वो, क्योंकि नीचे पूरा जो है कि कुहासा फैल गया है, जमीन पर स्थितियां सही नहीं है कि अभी वो सेफ लैंडिंग हो सके। तो आप सोच के देखिए कि जयंत चौधरी आज कहां, पता नहीं चल रहा। वो अगर वो मथुरा जा रहे हैं तो वो अपने 9 विधायकों को साथ में लेके जा रहे हैं, वो अगर लखनऊ जा रहे हैं तो वो अपने 9 विधायकों को साथ में लेके जा रहे हैं। तो जयंत चौधरी जी अपने 9 विधायकों का रखवाली कर रहे हैं कि क्या कर रहा है वो वही जाने। लेकिन जिस तरह से कल भीड़ हुई, कल तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इसका मतलब है कि आज के समय में स्थिति यह हो गई है, जो ओम सैनी जी जिसके तरफ प्रकाश डाल रहे थे, मैं उसी को बढ़ाऊंगा कि आप नेता को ले जा सकते हैं, लेकिन जो उसके साथ का जो समर्थक है, जो जनता है, वो आप उसे कैसे ले जाएंगे। आप अगर जयंत चौधरी को अपने हिस्से में ले जा रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी के जो वोटर है वो अभी भी टीम इंडिया के साथ डटे हुए हैं। तभी बीजेपी को लग रहा है कि अब उनकी कोई उपयोगिता बची है कि नहीं बची है, कि केवल कल राज्यसभा के चुनाव तक ही उनकी उपयोगिता बची है। और बीएसपी को लेके, बीएसपी के तमाम जो है कि सांसद जो है कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं होती है दूसरा जी, तो उनके क्या खाता भी खुलेगी, वो फिर से 2014 की स्थिति में चली जाएंगी। 12-13% का जो वोट शेयर है, वो वोट शेयर के 12-13% पर दिखेगा हम लोगों को लोकसभा चुनाव में। वो वोट शेयर कहीं 3-4% पे ना हो जाए। आखिर कोई व्यक्ति अपने ही पार्टी को उसकी इस तरह से निर्मम दुर्गति कोई क्यों करना चाहेगा, अगर लॉजिकल आधार पर भी सोचा जाए। हालांकि बीजेपी के लोगों का पूरा प्रयास है कि उनका ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करा के कुछ मुस्लिम वोटों में और कुछ दलित वोटों में सेंधमारी की कोशिशें की जाए, लेकिन जनता ने अब निर्णय ले लिया है। टीम इंडिया के साथ जो ये आप जो स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यह इस तस्वीर में ना तो केवल मुस्लिम है, ना ही इसमें केवल कोई जाति विशेष के लोग हैं कि केवल यादव हैं। इसमें ओबीसी के छोटी छोटी जातियों के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं। राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो तमाम समूहों का प्रवेश है इसमें। वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से स्थिति बिगड़ रही है। वो स्थिति कहां से बिगड़ रही है? स्थिति उत्तर प्रदेश से बिगड़ रही है, जिस उत्तर प्रदेश में वो 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। और अब जमीन पर स्थितियां ये है
80 छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 50 का आंकड़ा छू पाएगी, ये उनके लिए चुनौती का चीज है। बहुत मुश्किल चीज है कि वो 50 के आंकड़े पे पहुंच जाए। और दिक्कत यह है बुशरा जी की जो सीटों का नुकसान होने जा रहा है उन सीटों की वो भरपाई कहां से करेंगे। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत घूम रहे हैं, देखिए वो बिहार की स्थिति देख लीजिए। अभी आप सोच के देखिए कि प्रोफेसर रविकांत जी जहां से बंगलोर से आ रहे हैं, वहां एक ब्रिटेन से आने वाली एक महिला को जो है कि सरकार ने रोक दिया और वहीं से बंगलोर से जो है कि एयरपोर्ट से भेज दिया वापस उन्हें। तो कर्नाटक सरकार कार्यक्रम करती है और केंद्र सरकार रोक देती है। कितनी डरी हुई है ये केंद्र सरकार, डरने का कारण क्या है? देखिए झारखंड में आपने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता वो आदिवासी क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे, उनका विरोध हो जा रहा है दूसरा जी कि वो आदिवासी क्षेत्र जो है उनके लिए झारखंड में प्रतिबंधित हो गए। तो अब जो अलग अलग जो इन्होंने सत्ता के, मैं कहूंगा कि सत्ता के अंधता के कारण, सत्ता अहंकार के कारण मोदी जी और अमित शाह जी ने तमाम जो निर्णय लिए हैं अलग अलग नेताओं को तोड़ने का, वो अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता चला जा रहा है। और टीम इंडिया अपने स्वाभाविक रूप से मुद्दों को लेकर, चूंकि देखिए उधर चेहरा है, यहां पर मुद्दा है, मुद्दे बनाम चेहरा में मुद्दे इस समय भारी पड़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये साफ तो लग रहा है कि वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुद्दे जो हैं वो मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, जिन पर लगातार राहुल गांधी जिन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि ब्रिटेन की एक महिला उनको नहीं उतरने दिया, तो वहीं अगर अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी महिला जो वहां पर छात्राएं हैं उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वहां उनको इजाजत नहीं दी गई, उनको वहां पर उन छात्राओं से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। और ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो सरकारी हैं वो कैसे सरकार के पूरी तरीके से कब्जे में हैं, और वहां पर किस तरह से वो जो वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं वो उन्हीं के पपेट्स हैं, ये किससे छिपा नहीं है। तो अब एक नेता जो है वो आप ये देखिए कि छात्राओं से जाकर बात भी नहीं कर सकता है। प्रोफेसर रविकांत, ये फिलहाल का अगर गठबंधन की हम बात कर रहे हैं तो गठबंधन तो अस्तित्व में ये आ रहा है और तमाम इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी क्या आपको लगता है किस सीट से कौन सा कैंडिडेट आपको मेरी आवाज मिल रही है प्रोफेसर रविकांत? पहले कट गई थी जो आपका जी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अब इस इंडिया गठबंधन को अब इस चीज पर बात करनी चाहिए कि कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन जिस तरह से किया जाएगा उसी सुनिश्चित होगा कि कहां से किसकी जीत होने जा रही है? और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप ये देखें, फूक फूक कर कदम रखा जाए और जो सिलेक्शन हो। और क्योंकि बात ये भी आ रही है जिसकी तरफ राहुल लाल जी ने इशारा किया कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि बीएसपी और एआईएमएम जो है उनका आपस में गठजोड़ हो जाए और कैंडिडेट इस तरह से उतारे जाएं कि इंडिया गठबंधन का जिस जाति का जो कैंडिडेट हो उसी का ही वो उतारे, ताकि वहां पर बंटवारा हो और सीधे तौर पर फायदा जो है वो बीजेपी को हो। इससे किस तरह से इंडिया गठबंधन को पार पाना चाहिए? देखिए इस बार जो लड़ाई है वो सीधे आर पार की है। जो लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं वो किसी तीसरे के साथ जाने वाले नहीं है, चाहे उसमें दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, और वो लोग तय कर चुके हैं, चाहे गठबंधन मायावती और एमआईएम का हो, वो उधर नहीं जाने वाले। और मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह का कोई गठबंधन बनता भी है तो वो पूरे तरीके से इस बार एक्सपोज कर देगा कि आप किसके हाथ में खेल रहे हैं या किसको फायदा पहुंचा है। मैं उन लोगों में से हूं जो ये नहीं मानता कि मायावती किसी दबाव में है या मायावती ने कोई अंदरूनी समझौता कर लिया है। मेरे पास कोई सूत्र नहीं है इस तरह की। लेकिन जब आप राजनीति करते हैं और आपके जो निर्णय होते हैं वो इस बात को रेखांकित करने लगते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट मायावती उतारती हैं कि जिनके जरिए इंडिया अलायंस को नुकसान होता है, हालांकि ये उनका अपना अधिकार है, किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार होता है, लेकिन
इस समय लड़ाई जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की, जो सबसे ज्यादा कांशीराम साहब ने लड़ी थी इस जमीन पर, मायावती उस पूरे विरासत को संभाल रही हैं और इस समय सड़क पर राहुल गांधी उस लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी के बारे में कई बार कहता हूं कि राहुल गांधी गांधी के रास्ते से नेहरू के शैली में और अंबेडकर के तेवर के साथ इस समय मैदान में है। तो जो अंबेडकरी तेवर है और नेहरू की जो समझ है और गांधी का रास्ता, ये तीनों राहुल गांधी को इस देश में फिर से स्थापित कर रहे हैं। मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं कि करोड़ों रुपया खर्च करके उनकी छवि को जिस तरह से बदनाम किया गया था, वो फिर से लोग समझ गए हैं कि असल में राहुल गांधी हैं क्या। तो MIM आए, BSP आए, वो चुनाव मैदान में टिकने वाले इस बार नहीं है। बेहतर होगा, मैं तो अभी भी इस बात को लेकर के थोड़ा मुतमईन हूं कि मायावती डिसीजन लेंगी आचार संहिता लगने के बाद, क्योंकि उन्हें भी अपने समाज की चिंता है और वो भी अपना हित भी जानती हैं, पार्टी का हित भी जानती हैं। ऑब्वियस है कि कहीं इस तरह का कोई वो सीधा लग ना जाए उनके ऊपर ब्लेम कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही, ये वो अपने ऊपर टैग नहीं लगाना चाहेंगी। और हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि उनके लिए ये पार्टियां कोई ऐसी नहीं है कि जिनके साथ वो कभी गए नहीं है। पिछले इलेक्शन में ही सपा के साथ उनका गठबंधन था, तो हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी के साथ वो आए तो महत्वपूर्ण होगा। अदरवाइज इंडिया अलायंस को जाहिर तौर पर अपने प्रत्याशियों के चयन में सतर्कता बरतनी होगी और जो उनका फॉर्मूला है, जो उनका सिद्धांत है, जिन मूल्यों पर वो चल रहे हैं कि हम पीडीए के जरिए इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये सिर्फ ये ना हो कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं लेकिन हम लीडरशिप नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि आज लीडरशिप भी आपको देनी पड़ेगी, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में और पसमानदाओं में भी। उस लीडरशिप को आपको पैदा करना होगा, उनको उतारना होगा, वो खुद लड़े, खुद मुख्तार हो, ये भी जरूरत है और ये देश को ज्यादा मजबूत बनाएगा। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी बखूबी इस बात को समझते हैं। खड़गे जी जैसा अनुभवशील व्यक्ति, बहुत सीनियर व्यक्ति उनके पास है और इधर अखिलेश यादव ने जो ये फैसला किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उनकी राजनीति के लिए। अगर यहां पर वो गलती कर जाते तो जो बात आज हम मायावती के लिए कर रहे हैं वो शायद अखिलेश यादव के लिए कर रहे होते। तो ये एक अच्छा फैसला अखिलेश यादव ने लिया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। इससे जो उनकी जमीन बिखर रही थी वो बच गई और वो मजबूत होकर के उभरेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लड़ाई लंबी है, मैं इसको कतई हल्के में नहीं लेता हूं और मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग तरह की राजनीति करती है। छल छद्म, पैसा, दाव, ईडी के जरिए इस्तेमाल करना, धमकाना, ये सारी चीजें अभी होंगी चुनाव के समय। तो और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, ये सारी चीजें होंगी और इसके लिए इस गठबंधन को मजबूती के साथ हर मोर्चे पर लड़ना होगा। ये भी देखना होगा कि जो वोटर सूची है उसमें कितने लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसमें अलर्ट होना होगा। आपको वो नाम जुड़वाने होंगे, फिर उनको बूथ तक ले जाना होगा, क्योंकि ईवीएम की वजह से भी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। मुझे लगता है कि वो एक मुद्दा है कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो, दिग्विजय सिंह उसको उठा रहे हैं, वो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मतदाता हैं उनको ये भी बताना है कि नहीं, आपका मतदान जरूरी है और वो बेईमानी हम नहीं होने देंगे, लेकिन आपको बूथ तक आना है। आपको ये सोच करके नहीं बैठ जाना है कि साहब ईवीएम में कोई सेटिंग है, बीजेपी चुनाव जीत लेगी। ये केवल एक परसेप्शन पैदा किया जा रहा है खुद बीजेपी के जरिए, ताकि लोग बूथ तक ना पहुंचे। तो इसको भी बताने की जरूरत है और वो वीवीपैट की पर्ची की गिनती की लड़ाई भी जरूरी है। ये दोनों ही समानांतर चलनी चाहिए और ये इसलिए भी चलना चाहिए कि इस देश के हजारों साल के इतिहास के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ, राजतंत्र रहा, लेकिन लोकतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हर देश के नागरिक को ये अधिकार मिला कि वो अपनी सरकार बनाए और जो सरकार उनके खिलाफ काम करती है उसको उखाड़ भी फेंके।
तो मतदान का अधिकार जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों को मिला, आदिवासियों को मिला, महिलाओं को मिला, अल्पसंख्यकों को मिला, ये जो ताकत है उस ताकत को लगातार उनको एहसास कराते रहना, ये काम मान्यवर कांशीराम ने बखूबी किया था। और उनका एक जुमला मैं दोहराना चाहता हूं, जब उनसे लोगों ने कहा कि भाई हमारा वोट तो बिक जाता है, जो दलित है, वंचित है, गरीब है, वो 2 रुपए में लोग खरीद लेते हैं। कांशीराम जी जब लोगों के बीच में जाते थे तो लोग वोट अपना ना बेचें, वोट की चेतना उनके भीतर हो, अधिकार की चेतना हो, तो वो कहते थे कि जैसे हमारी बहू बेटी की इज्जत है वैसे ही हमारे लिए वोट की इज्जत है। तो अगर आपने बहू बेटी की इज्जत बेचना है तो आप वोट बेचिए। ये काम करना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके रोजी रोटी का ही सवाल नहीं, आपकी शिक्षा का, आपके तरक्की का, आपके अवसरों का सवाल है। आपके साथ गरिमापूर्ण जीवन का व्यवहार होगा कि नहीं होगा, ये आपके वोट से जुड़ा होता है, ये आपकी नौकरियों से जुड़ा होता है, ये आपकी समूची जिंदगी और नागरिक अधिकारों से जुड़ा होता है। इसलिए लोगों को इस बात को समझना होगा कि वीवीपैट की पर्ची की गिनती हो ना हो, ये विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन हम तो मतदान स्थल तक जाएंगे और अपना जहां हम समझते हैं उचित वहां हम वोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस के साथ जो लोग खड़े हैं वो इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, और उन्हें उस मौके का इंतजार है। और जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इसकी 4 गुनी भीड़ आपको सड़कों पर उमड़ती हुई दिखाई देगी। फिर ये नहीं चलेगा कि आप पुलिस वाले लाठियां चलाएंगे या 144 धारा लग जाएगी, फिर ये नहीं हो पाएगा, और लोग सड़क पर उतर करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी हमें तत्पर दिखाई दे रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भीड़ नहीं है, ये बदलाव की हवा है। बिल्कुल। और यही बात है, जब मैं लोगों से कल बात कर रही थी और मैंने लोगों से सवाल पूछा कि भाई राम मंदिर बनवा दिया गया है, मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने बनवाया है, जिस तरह का पूरा नैरेटिव जो गढ़ा गया, तो अब आपको कुछ और चाहिए क्या? तो फिर लोगों ने कहा कि देखिए, अगर हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम मंदिर जा पाएंगे, जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम मंदिर कहां से जाएंगे? ये हमारे लिए आस्था का विषय है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएं तो उनको नौकरियां मिले, पेपर लीक ना हो। हमारे लिए मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, और यहां तक कि जो राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की, वहां पर आप ये देखिए जो लोगों में इतनी चेतना जाग गई है कि लोग वहां पर ये कह रहे थे कि आप मुझे बताइए कि क्या राम मंदिर में किसी कोई पुजारी ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं ओम सैनी जी, ये लोगों के जहन में घर कर रही है। भले ही मीडिया ये दिखाती हो कि राहुल गांधी रिपीटेटिव हैं, वो एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, एक ही सुई पर उनकी धुरी जो है वो अटक गई है, लेकिन बार बार कहने से लोगों के जहन में ये बात ना सिर्फ घर कर रही है बल्कि इस तरह से असर कर रही है कि वो उनको अपने गुस्से या फिर एक्सप्रेशन के में इजहार उसका कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये पीडीए की बात हो, जातिगत जनगणना, सामाजिक बराबरी की बात हो, क्या ये इलेक्शन इस पर लड़ा जाएगा? क्या ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो पा रहा है इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी? देखिए, बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन ये हो रहा है। मुश्किल काम इसलिए था कि मुझे याद है कि जब हिंदुस्तान मतलब मुल्क जब आज़ाद हुआ तो हम लोग जातिवाद के खिलाफ जबरदस्त तरीके से खड़े हुए थे, और पंडित नेहरू जिस तरह का एक सामाजिक माहौल बनाना चाहते थे और जिस तरह का मुल्क बनाना चाहते थे, तो उस वक्त के समाजवादी भी, राम मनोहर लोहिया वगैरह देखिए, उन लोगों ने भी जाति तोड़ो और ये सारे आंदोलन चलाए थे। लेकिन वक्त की जरूरतों ने और वक्त के सारे मोड़ों ने जो मंडल कमीशन के साथ में चीजें की, और उसके बाद में जिस तरीके से वापस ये समझ में आने लगा कि ये जो 4 टुकड़े बने हुए हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, और ये इनका अपना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कौन लोग ज्यादा इसमें ले रहा है और किसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आसपास के जो अफसर हैं उनमें जो बताया कि 3 ओबीसी हैं, बाकी सारे के सारे कौन लोग हैं वो सब, तो इस तरह की बातों से उन्होंने कन्वे किया। आज जरूरत है कि सारे समाज के जो हिस्से विखंडित हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक होने के साथ में जो मिलना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन से, जो फंडामेंटल राइट्स में है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है और प्रियम्बल में जिसको बोला गया है, वो सब तो उस तरीके से हुआ नहीं, उल्टा उसको बड़ा गदला दिया। और एक खास किस्म की ताकत ने
जो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब और आरएसएस और बीजेपी जिसको रन कर रही है, उस ताकत ने जैसे समाज को खंडित करके और कई हिस्सों में बांट करके देखने का सिलसिला किया है, उससे मुक्ति का जो रास्ता है वो मैं ये इसीलिए कह रहा था कि करिश्माई व्यक्तित्व जो बना है राहुल गांधी का, और जिस तरीके से वो रिपीटेटिव होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटियां और कॉलेजों के लोग नहीं है, गरीब जनता बहुत दूर तक, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि वो इंस्टीट्यूशंस में जाकर के भाषा को समझ करके और चीजों को समझ सके। तो ये एक तरीका है जिससे लगातार उनको बताना पड़ता है कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, क्या आपके हक है और कौन उनको छीन रहा है। वैसी स्थिति में चीजें कन्वे हो रही है। इसका एकमात्र परिणाम यह है कि जिस तरीके से लोग उलट रहे हैं, सारे इत्तेफाकियों को परे रख कर एकजुट हो रहे हैं निजाम के बदलाव के लिए, ये अपने आप में एक संकेत है, बड़ा स्पष्ट संकेत है। ये जो यूपी के कल आगरा से जो संकेत मिला है, जो घनीभूत होकर के लौटा बिहार को, इनको सबको क्रॉस करने के बाद में, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे मुल्क में ऐसा ही हाल होगा। और फिर से एक बार मुझे वैसे ही दृश्य नजर आ रहे हैं जैसे एक वक्त में इमरजेंसी के बाद में दिखे थे, या मिसेस गांधी की वापसी के साथ में दिखे थे, या सिंडिकेट की लड़ाई के वक्त में दिखे थे। तो लगता है कि लोगों में चेतना का स्तर बड़ी तेजी के साथ में जागृत हो रहा है, और वो अब चुप तो नहीं बैठेंगे। वो सचमुच में अब ये जो उत्साह है सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने का नहीं है, ये वोट में बदलने का सिलसिला है, जिस पर पिछले जितने भी परिणाम रहे हैं वो वोट में बदले हैं, तो निश्चित रूप से ये भी वोट में बदलेंगे। और एक ऐसा सबक मिलेगा इस वर्तमान निजाम को कि शायद ये जो कहते हैं ये भूल जाएंगे 370 और 400 के आर पार की बात कहना, लेकिन वक्त की जरूरत है और लोगों को एकजुट होने की और रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और क्या राहुल लाल जी, आपको ये लगता है कि अगर राहुल गांधी की हम बात करते हैं तो लगातार जैसे वो जमीन पर उतरे और लोगों से जो उन्होंने बात की, डरो मत का नारा दिया, और उसके बाद हमने देखा, चाहे हम किसानों की बात करते हैं जो फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं, फिर हमने छात्रों को देखा, हमने शिक्षकों को देखा, जो पेपर लीक का मामला हुआ, जिस बड़ी तादाद में छात्र जो है वो जमीन पर उतरे, और उसके बाद फिर सरकार को अपना फैसला जो है वो बदलना पड़ा और जो उसको कैंसिल करना पड़ा। तो क्या आपको ये दिखा रहा है कि एक जन चेतना जो है वो लोगों के अंदर जाग रही है, डरो मत के नारे का भी असर हो रहा है, लोगों को ये लगता है कि ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही नहीं है, ना कि नहीं है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है जहां लोग उतर के सड़कों पर अपनी बात को नहीं कह सकते और सरकार को नहीं झुका सकते। तो अब वो जो खौफ, जो डर लोगों के जहन में किया जा रहा था कि चंद छात्र अगर यूनिवर्सिटी से बाहर अपनी किसी मांगों को लेकर निकले तो डंडे और पुलिस की धमकी और जेल की धमकी दिखाकर आप उनको वापस भेज दीजिए, वो डर भी लोगों के जहन से निकल रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि ये भी एक चेतना जागी है? क्या इससे भी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और इसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में भी हमें नजर आएंगी, उसके रिजल्ट में हमें नजर आएंगी? तो दूसरा जी देखिए, राहुल गांधी की जो प्रथम यात्रा थी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उसमें भी वो इसी नारे पे लगे हुए रहे कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। और वो अभी इस यात्रा में भी वही चीजें दिख रही हैं। आपको देखिए कि जब ये यात्रा असम में थी, इस यात्रा के ऊपर कितने हमले हो रहे थे, तमाम तरह से बीजेपी के समर्थक आके आमने सामने से टकराने की स्थिति बन रही थी। वो स्थितियां थोड़ी बहुत जो है कि बनारस में बनी, लेकिन उसके अतिरिक्त क्या कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में इस यात्रा में कोई बाधा की स्थिति उत्पन्न हुई? नहीं हुई, क्योंकि जनता खुद समर्थन में सामने में खड़ी थी। नहीं हुई, लोगों ने डरना बंद कर दिया। अब तो जैसे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, लड़के सवाल पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी अगर भारी मात्रा में है, आप पेपर कंडक्ट नहीं कराते हैं, एक कानून बना दिया आपने। कैंसर अभी जब आखिरी संसद का सत्र अभी हुआ, उसमें कानून बनाया गया कि पेपर अगर लीक होगा तो उनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी, और अब पेपर लीक नहीं होगी। लेकिन उस कानून के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में सोचिए 12 तारीख को ARO का पेपर होता है, वो लीक हो जाता है। फिर उसके बाद सोचिए 17-18 तारीख को ये पुलिस कांस्टेबल वाला ये परीक्षा होती है, उसके पेपर लीक हो जाते हैं। और जब से 2017 से लेकर अब तक जोड़े तो वो दर्जनों की संख्या में है, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में देख लीजिए। तो सवाल अब ये पूछ रहे हैं युवा कि आखिर उन घरों में कब जाएगा बुलडोजर, जो एक आपने बुलडोजर न्याय जिसका हम लोग समर्थन कभी नहीं करते। हम लोग तो जानते हैं कि संविधान में विश्वास करते हैं, एक तरह से कोर्ट का काम है न्याय करना, लेकिन खुद जो सरकार ने परसेप्शन बनाया था कि हम तो बुलडोजर न्याय करते हैं,
लोग सवाल पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि आखिर उन लोगों के घरों में कब बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वैसे कोई यहाँ तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उप मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन लड़कों ने मनवा दिया। देखिए स्थिति क्या है बुशरा जी की, ये 2004 में जो हम लोग देखते थे कि टीवी पे एक शाइनिंग इंडिया की चमक चलती थी और जनता अपने अलग महसूस करती थी, आज वही स्थितियां इस समय हम लोग 2024 में महसूस करना है। टीवी पे बड़े बड़े हेडलाइन बनते हैं, अखबारों में हेडलाइन बनते हैं कि देश जो है कि वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, देश विश्व गुरु बन गया। लोग सवाल ये पूछते हैं कि हमारे आसपास की स्थितियां और खराब हो गई, हमारे पॉकेट में पैसे नहीं, महंगाई की दुगुनी मार है। आज स्थिति रूरल स्ट्रेस इतना ज्यादा है इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कि जो 5 रुपए की बिस्किट होती थी उसकी बिक्री लगभग काफी घट गई है, टूथपेस्ट की बिक्री घट गई है। लोग अपने आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के खरीदने में कटौती कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास आय का कोई जरिया नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि भाई हम तो किसानों की आय को हमने डबल कर दिया। भाई किसानों की आय डबल हो गए तो वो क्या यूं ही आंदोलन के लिए सड़क पर खड़े हो गए। तो आपने एमएसपी गारंटी का तमाम आपने वादे किए थे, आश्वासन दिए थे, आपने पूरे नहीं किए उन सारे चीजों को। आप केवल एक वर्ग विशेष दो चार अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं और अपने मीडिया मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सबों को आपने यूं ही उनकी अवस्था में छोड़ दिया है। तो अब ये स्थितियां आनी ही थी और इस समय हर तरफ से विक्षोभ की स्थिति है। लोग नहीं, प्रधानमंत्री ने क्यों अपने मन की बात बंद कर दी? उन्हें पता था कि आप अगर चुनाव के समय में अपने मन की बात वो ज्यादा करेंगे तो पता नहीं जितना मन की बात करेंगे उससे 10-15 सीटें हर मन की बात से और एक्स्ट्रा न घटी है। इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि 3 दिन तक मन की बात नहीं होगी। अभी आप सोच के देखिए। और एक सवाल आप दूसरा जी ये भी पूछ रही थी कि भाई टिकटों को लेकर पार्टियों को गंभीर होना चाहिए। मैं जो टिकट देख पा रहा हूं समाजवादी पार्टी के या फिर आम आदमी पार्टी ने जो कुछ अपने टिकटें जारी की हैं, जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो 31 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, आप देखिए उन टिकटों को बड़ी ही सावधानी के साथ जारी किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। उसमें पीडीए की पूरी तस्वीर नजर आती है, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, उसमें जो है कि कहीं कहीं जो है कि जो यादवों को यादव तो है लेकिन गैर यादव जो अन्य छोटी छोटी जातियां पिछड़ी जातियां उनको भी स्थान दिया गया है, अल्पसंख्यकों को भी स्थान दिया गया है। तो वो सारी तस्वीर नजर आने लगी और वो उस तस्वीर के कारण से हम लोग कह सकते हैं सीट वाइज की किस सीट पे कितनी कठिन स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हो गई है। आप सोचिए कि भरूच वाले सीट को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं बोल भी रहा हूं कि गुजरात में जो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत ले रही थी, अब तमाम लोग ये मानने के लिए तैयार है कि भरूच सीट आम आदमी पार्टी ने जो बसावा को दिया है वहां पर मामला काफी एक पक्षी किस्म का हो चुका है। तो इनके लिए चुनौती ना केवल उत्तर प्रदेश में जो उनका अपना गढ़ है, जहां पे कि सोचिए महाराष्ट्र से भी सारे प्रतिष्ठानों को उठा के लाके रख देते हैं, वो गुजरात भी इनके लिए अब इस बार चुनौती बनने के लिए जा रहा है। महाराष्ट्र में तो इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती पहले से ही है। कर्नाटक से भी आ रहे हैं यहाँ पे रवि प्रोफेसर साहब, वहां पे कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो बीजेपी के लिए चुनौती बहुत है। 400 पार का नारा देना बहुत आसान है। खुद बीजेपी के समर्थकों से जब हम लोग तमाम डिबेट्स में हम लोग सवाल पूछते हैं उनके प्रवक्ताओं से, 150 सीटों की गिनती कराने की स्थिति में वो ज्यादा से अभी बुशरा जी नहीं है वो लोग। और अब आप सोच के देखिए, अभी तो हम लोग इस भगदड़ की चर्चा कर रहे थे कि टीम इंडिया में क्या हो रहा है। अब उस भगदड़ की चर्चा हो रही है कि एनडीए के भीतर की क्या स्थितियां हैं। एनडीए के लोगों को चुनाव में जाना है, उसके लिए सीटों का वितरण कब होगा। अब महाराष्ट्र में तमाम पार्टियां जो है कि 25-25 सीटें मांग रही है वहां पे कि हम तो जो है कि रियल वाले शिवसेना, हमें 25 सीट चाहिए, हम रियल वाले जो है कि शरद पवार वाले, हम रियल के एनसीपी, हमें 25 सीट चाहिए। बीजेपी 25 सीटें चाह रही है। 75 सीटें कहां से आएंगी? 48 सीटें ही हैं। बिहार में लगातार समीकरण बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में समीकरण बदल रहा है। तो अब जो भगदड़ की अगली न्यूज आने वाली है वो न्यूज यह आने वाली है कि एनडीए के कई सारे घटक दल एप्लीकेशन लेके टीम इंडिया में आने के लिए एप्लीकेशन डालेंगे कि हमें भी ले लीजिए, कई जगह हम लोगों का भी बना दीजिए। उस स्थितियों की तरफ हम लोग एक यूटर्न होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम बात करें, क्योंकि आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, और उसी वक्त खबर यह है कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के 3 जिलों में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो आप ये देखें कि लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आरक्षण की आग जो है वो धधक रही है, उसको बार बार जो है वो शांत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो शांत नहीं हो रही है। और फिलहाल की स्थिति ये है कि अभी की बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर ये भी है कि महाराष्ट्र के 3 जिलों की मैं बात करूं, वहां कर्फ्यू और इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। तो लगभग हर स्टेट में हम ये देख रहे हैं कि स्थितियां जो हैं वो किस तरह से खराब होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह की मैं बात कर रही थी कि आप लोगों को आखिर कब शांत कर सकते हैं, अगर उनकी मांगे हैं तो सरकारों को उनकी मांगों को, उनकी जायज मांगों को सुनना ही पड़ेगा।
और यही वजह है किसान आंदोलन से लेकर मराठा आरक्षण से लेकर छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षकों का प्रदर्शन, लगभग हर पैमाने पर यह सरकार जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी 370 और 400 का नारा जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि जुमलेबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं है और उनको ये लगता है कि अभी भी वो करिश्मा उनके अंदर बाकी है कि वो जोड़ तोड़ ये सब तो करेंगे, साम दाम दंड भेद ये भी करेंगे, वो सबको पता है, एजेंसी से लेकर सबका इस्तेमाल होगा। लेकिन उनको लगता है कि उनके चेहरे पर अभी भी लोग जो हैं वो उतना वोट करेंगे कि 80 में से 80 यूपी और पूरे देश में एनडीए 400 पार होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरी परसेप्शन की राजनीति में एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन एज लेता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा सॉर्टेड अभी फिलहाल वो नजर आता है और एक तरह से लीड लेता हुआ ये नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ, बहुत दुखद ये खबर है कि पंकज उधास जो कि गजलों के बादशाह जो माने जाते थे, 72 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और हमारे बीच वो नहीं रहे। जाते जाते मैंने सोचा आप तक ये खबर मैं पहुंचा दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शौकीन रहे होंगे गजलों के और उन्होंने पंकज उधास को कभी ना कभी जरूर सुना होगा, बचपन की यादें जरूर उनकी ताजा हुई होंगी। लेकिन 72 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन सियासी दुनिया की बात करें तो वहां पर एक बड़ी हलचल, बड़ा भूचाल जो है लगातार देखने के लिए मिल रहा है और लग ये रहा है कि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके साथ लगातार जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है और लगातार ये जो युवा नेता हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जो है वो लग रहा है कि आने वाले वक्त में तस्वीर बदलने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा आपको कार्यक्रम, मुझे आप ये जरूर बताइएगा और हमारे तमाम कार्यक्रम को आप पसंद करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। शाम को 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे रोज की तरह राजीव जी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।